गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल हम पढ़ रहे थे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल और साथ में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसी को करते हुए आगे कंटिन्यू करते हुए हम पहले ये पढ़ेंगे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला पोर्शन बीच में पढ़ क्यों रहे हैं। हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा और मैंने साथ में उसके ड्रॉबैक्स आपको बताए। देन वी हैव डिस्कस दैट कि रदरफोर्ड मॉडल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं हुई बाद में। तब तक एक्सेप्टेबल थी, बाद में एक्सेप्टेबल नहीं हुई। ऐसा क्या हुआ कि रदरफोर्ड की मॉडल को आगे बोर मॉडल की डिस्कवरी करनी पड़ी। क्या ऐसे डेवलपमेंट्स हुए थे। तो बेसिकली दो डेवलपमेंट्स हैं जो कि बोर मॉडल को आगे बढ़ने के लिए हमने ज़रूरी है। सबसे पहला जो है वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मीन्स क्या है कि जो रेडिएशन है, जितना भी सन से रेडिएशन आता है वो या तो वेव फॉर्म में या फिर पार्टिकल फॉर्म में की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। और दूसरा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड थे। ठीक है, तो उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि जेम्स मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया कि इसमें जो है दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और दोनों ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर शो करती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली क्या है कि सन से आने वाला या यूनिवर्स में जितना भी एनर्जी के फॉर्म में रेडिएशन है वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है और उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी, द ऑक्सिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज पार्टिकल। किसी भी चार्ज पार्टिकल से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। और दूसरा, वो दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन की, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्स वाई जेड एक्सिस, तो एक्स में मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई में अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए, मूव करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए वो वैक्यूम में आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो अभी हम डिस्कस करेंगे, कल हमने फ्रीक्वेंसी वाला भी डिस्कस किया था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो हमेशा जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। और स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, दैट मीन्स वो एक ऐसा रेडिएशन है विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, और ये कैसे निकालते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट से। और फिर मैंने आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक स्पेक्ट्रम दिखाया था, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, जिसमें ऊपर की तरफ क्या है, फ्रीक्वेंसीज मेंशन है, नीचे की तरफ आपका वेवलेंथ मेंशन है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की या सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रेज की। तो ये सीक्वेंस ध्यान रख लीजिए, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट और बीच का पोर्शन विजिबल रेंज, देन इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स, फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये बीच का जो पोर्शन है ये विजिबल रेंज है। देखिए हम पढ़ते हैं ना, वेव ग्योर, VIBGYOR। ठीक है, तो ये क्या है, कलर हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो ये क्या है, वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या स्पेक्ट्रम इसको कहते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दीज रेडिएशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय मेनली फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं तो बेसिकली दो ही चीज़ों की बात करते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ। जो फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट है वो है हर्ट्ज़।
ठीक है। इट डिफाइंड एज, आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे फ्रीक्वेंसी की, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर वेव्स दैट पास इन अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे आप, द नंबर ऑफ वेव्स इन पास्ड ओवर 1 पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक, सेकेंड डेफिनेशन आपको लिखनी है वेवलेंथ। ये आपके एनसीईआरटी में अलग से एक बॉक्स में गिवन है सारी चीज़ें। वेवलेंथ शुड बी यूनिट ऑफ लेंथ, सो इट्स यूनिट इज़ मीटर या फिर सेंटीमीटर, लेकिन ये बहुत कम होती हैं, छोटी होती हैं, इसलिए वेवलेंथ को हम नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, इन सारी यूनिट्स में भी मेज़र करते हैं। जैसा आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, माइक्रो यूनिट ऑफ लेंथ में हम पढ़ते हैं, तो उसमें एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, उसमें हम नैनोमीटर पढ़ते हैं, पिकोमीटर पढ़ते हैं, फर्मीमीटर पढ़ते हैं। ये स्मॉलर यूनिट है लेंथ की, तो वेवलेंथ को भी उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। In vacuum, all type of electromagnetic radiation, regardless of wavelength, travel at the same speed. जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो सब एक ही स्पीड से मूव करती हैं, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम c से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 3 चीज़ें, ये जो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ लाइट की हमने यहाँ पे बात करी है, वो एक रिलेशन के थ्रू एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो c = होता है v लैम्डा, यहाँ पे इसको न्यू लैम्डा भी पढ़ते हैं। जनरली ये v का साइन नहीं है, ये न्यू का साइन है। यहाँ पे v अंदर की तरफ मुड़ा होता है, इसको न्यू पढ़ते हैं हम। ठीक है, c = न्यू लैम्डा। ये रिलेशन है दोनों का, जो आपको बता रहा है कि अगर न्यू ज़्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा। ठीक है, अब आती है आपकी प्लैंक क्वांटम थ्योरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। लाइट के ऐसे बहुत सारे फिनोमिना हैं, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे आप जब छोटी क्लासेस में थे आपने पढ़ा है कि लाइट की प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उसमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और बहुत सा ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की जो होती हैं। उनको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे फिनोमिनाज आते हैं, बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस तो एक ऐसे फिनोमिना है जिसको हम वेव नेचर से एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होती हैं, इसलिए उनको हम क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, पहला है नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी। मीन्स कि अगर आप किसी हॉट बॉडी को, किसी चीज़ को गर्म कर दो तो उसके आसपास भी आपको क्या होगा, गर्मी फील होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसमें से गर्म रेडिएशन निकल रही हैं। तो उस नेचर ऑफ एमिशन को एक्सप्लेन करने के लिए वेव थ्योरी एक्सप्लेन उसको नहीं कर पाई थी, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स की उसमें ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक इट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मीन्स अगर किसी सरफेस, सिंपल सी बातों में अगर यहाँ पर इतना सा एक्सप्लेन करूँ कि आपने सोलर लाइट देखी है, आपने सोलर पैनल देखा है कि उसमें अगर सनलाइट से वो क्या होता है, सनलाइट से चार्ज हो जाता है और फिर उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। तो वो सारा फिनोमिना जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आता है, इसको हम पढ़ेंगे अभी आगे। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज द फंक्शन ऑफ हीट। जो हर एक सॉलिड की हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। मीन्स हीट को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए हर एक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। ठीक है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज़ लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। मीन्स अगर हम कभी स्पेक्ट्रोस्कोप से, जैसे माइक्रोस्कोप से छोटी चीज़ें दिखती हैं, टेलीस्कोप से दूर की चीज़ें बड़ी दिखती हैं, ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोप होता है जो एटम लाइट के साथ किस तरीके से, रेडिएशन के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उस चीज़ को नोट करता है, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। ठीक, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे आती है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एन आइडियल बॉडी विच एमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल रेडिएशन यूनिफॉर्मली, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी
बॉडी आप कह सकते हैं जो कि हर तरीके के रेडिएशन को एमिट करे और उतने ही रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे, उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। और ऐसी कोई भी बॉडी जो है वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि ब्लैक कलर जो है वो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन एमिट नहीं करता। उसी तरीके से वाइट कलर जो है वो सब रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। आज तक कोई भी नेचुरल ऐसी बॉडी नहीं है जो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करती हो और सारे ही रेडिएशन को एमिट भी करती हो। तो ऐसी बॉडी, ऐसी एक हाइपोथेटिकल बॉडी जो कि ऐसा करती हो, उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। जनरली कार्बन ब्लैक आप कह सकते हैं काजल अप्रॉक्सीमेट ऐसा है जो कि ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। मीन्स वो 99% जो है वो एब्जॉर्ब करता है और उतने ही रेडिएशन को वो एमिट भी कर सकता है। ठीक है। अब गुड फिजिकल अप्रॉक्सीमेशन टू ए ब्लैक बॉडी इज ए कैविटी विद ए टाइनी होल, देयर इज़ नो अदर ओपनिंग। मीन्स ये कि आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी बनाई गई है, एक पूरा सरफेस बना दिया हमने गोल और उसमें एक बहुत छोटी सी ओपनिंग बना दी, यहाँ से लाइट को पास करा। अंदर इसके हमने क्या करा, सिल्वर कलर की इसकी अंदर से पेंट कर दिया इसको। तो क्या होगा, लाइट अंदर जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी और सारी की सारी जो लाइट जो है वो अंदर ही रह जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी है, या इस तरीके से आप ब्लैक बॉडी का कंपोनेंट उसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो इससे आगे अगर हम कल पढ़ें तो ठीक होगा, क्योंकि यहाँ तक सिर्फ ये ब्लैक बॉडी हेडिंग डाल करके आप यहाँ पे जैसे आप लिखते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और यहाँ पे लिखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन और उसमें आप इतना पोर्शन नोट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।